अभी इस सरकार का जो एक कैच फ्रेज जो है वो है डिफेंस सेक्टर, स्मार्ट सिटीज और मेक इन इंडिया। ये तीन वर्ड को अगर अपने देखें तो उस पर आप क्या राय रखते हैं कि जो सरकार कह रही है वो एग्जीक्यूशन में कैसा होता हुआ दिख रहा है आपको? विचार की तरफ से देखें तो तीनों बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया सोच है। मेड इन इंडिया, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में खाली 17%, 17% है जी, राइट। चाइना में 52% है। छोटे छोटे नेशन जो फार ईस्ट में है, सिंगापुर है या तो मलेशिया है, इंडोनेशिया नहीं इतना ज्यादा, थाईलैंड है, उधर भी 40-45% है। तो हिंदुस्तान पीछे रह गया मैन्युफैक्चरिंग में। और अपनी जो पॉलिसी थी लास्ट 10-15 साल से, उससे इंपोर्ट इतना हुआ कि हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा। जी, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री तो बंद हो गई लास्ट 10 साल का चाइना का इंपोर्ट से। करीबन आप जो भी सोचते हो हर चीज चाइना से आती है, इतना कि गणपति बापा भी उधर से आता है। बिल्कुल। अगर इस तरह का अगर आप ट्रेड बैलेंस रखेंगे, ट्रेड डेफिसिट रखेंगे, जिधर चाइना को 40 बिलियन पॉजिटिव सरप्लस है हर साल, तो जैसा अमेरिका में हुआ कि उन लोगों ने $400-500 बिलियन पॉजिटिव ट्रेड किया चाइना से और उनके पास आज $4 ट्रिलियन सरप्लस है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं हिंदुस्तान वो ट्रैक में नहीं चला जाए। मेक इन इंडिया देयरफॉर गिव्स ए होप। हमें बहुत विश्वास है कि अगर ये बराबर इंप्लीमेंट किया जाए तो आपका चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस भी कम होगा, डेफिसिट कम होगी, हिंदुस्तान में जॉब क्रिएट होगा। आप जो फ्री चीज सबको दे रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इससे सब लोग खुश है, तो मैं तो नहीं मानता कि फ्री कोई भी चीज लेके कोई भी अपना सेल्फ रेस्पेक्ट से जी सकता है। करेक्ट। हर एक को ऐसा चाहिए कि मैं कुछ काम करूं, अपना हाथ पर पैक पर खड़ा रहूं, उससे कमाऊं और उससे अपना खाना पीना लूं। बिल्कुल। इसीलिए अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट लाना है, हर एक को अपनी ताकत बताने की अपॉर्चुनिटी देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेड इन इंडिया को एक मिशन इम्प्लीमेंटेशन में बराबर लिया जाए। इसमें चूंकि डिफेंस सेक्टर में एल&टी हिंदुस्तान की शायद सबसे ऐसी कंपनी है जो बहुत सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है डिफेंस के अलग अलग स्पेसेस में, उसको देखते हुए आपको डिफेंस सेक्टर में एक्चुअल इंडिया में काम शुरू हो, इसकी गुंजाइश कितनी दिख रही है, क्या करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी जो अब बनाई जा रही है डिफेंस की, कुछ न कुछ बन गई है, बाकी बनेगी, लेकिन सोच बराबर है, एकदम बराबर है। लास्ट 10 साल में हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग को बहुत धक्का लगाया, क्योंकि हर एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट खाली पब्लिक सेक्टर यूनिट को या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिलता था। उधर कॉस्ट ओवररन 50-100% होती थी। 5 साल का प्रोग्राम 10 साल में खत्म होता था। हिंदुस्तान का डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, और इस तरह से हमारा आर्म फोर्सेस को जो ताकत चाहिए वो ताकत नहीं मिली। और अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि वो प्राइवेट सेक्टर फॉरेन में से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट ला सकती थी, लाती थी, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर को अंदर नहीं आने देती थी। फॉरेन चलेगा, हिंदुस्तान का माल नहीं चलेगा बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर से। तो वो जो पॉलिसी बदल हो रही है, ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है, उसको देश को बहुत फायदा होगा। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आएगी देश में, क्योंकि डिफेंस का जो फॉल आउट होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, एंसिलरी डेवलपमेंट होती है, तो एक हाईटेक इंडस्ट्री बन जाती है। और अब जो प्रोग्राम बन रहा है, डिफरेंट जो टेंडर आ रहे हैं, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भाग लेने के लिए पूरा भरोसा मुझे लग रहा है कि वो लोग देंगे। तो जितना काम भारत सरकार की तरफ से डिफेंस के लिए निकल सकता है, उसके लिए हिंदुस्तान में उतनी कंपनियां और उतनी कैपेबिलिटी
एग्जिस्ट कर रही है क्या? ऐसी बात है कि लार्सन टुब्रो ने पैसा लगा दिया सब जगह डिफेंस के लिए 3, 4, 5 साल अहेड ऑफ टाइम, बराबर। वो सब आइडल है अभी, क्योंकि जो काम आना चाहिए था वो आया नहीं। हमारा शिपयार्ड 3 साल से आइडल है और हमें 1000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है आइडल के वजह से। सो ऐसा नहीं कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी अमुक सेक्टर में बहुत है, कुछ कुछ सेक्टर में कैपेसिटी करनी पड़ेगी। लेकिन डिफेंस में क्या होता है, पॉलिसी और आरएफपी आने को 2 साल लगता है, आरएफपी मीन्स अवार्ड करने को। वो 2 साल के अंदर अगर पॉलिसी बदल गई तो कैपेसिटी खड़े कर सकते हैं। एलएनटी ने तो वेपन सिस्टम में, मिसाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सेक्टर में और बिग फील्ड गन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट अमुक सेक्टर में नहीं किया है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि सबके ऊपर कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक अकेला जो काम कर रहा है और सब प्रोग्राम डिले हो रहा है, एक नया प्लेन भी हम लोग 20-25 साल में ला नहीं सकेंगे, उसकी जगह पर कोई प्राइवेट सेक्टर को एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, एरोनॉटिक इंडस्ट्री में लाना है तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा और उसको 3 साल लगेगा। सो एडवांस में पॉलिसी निकाल के सबको बोलना पड़ेगा कि भाई जिसको आना है वो अपना हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगाए। तो बहुत लोगों को आपने बड़ा अच्छा बताया, बहुत लोगों को ये इंप्रेशन है कि इंडिया में जब डिफेंस सेक्टर का काम शुरू होगा तो कुछ गाड़ियां बना लें, ट्रक बना लें, कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लें, वहां तक तो कंपनियां कर लेंगी। लेकिन जो रियली एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत आगे की तैयारी वाले जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के सारे सिस्टम हमको चाहिए, वो अभी भी हमको बाहर के लिए ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में ऑलरेडी ये वर्क इन प्रोग्रेस है? मेरे हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं तो लार्सन टुब्रो की बात कर सकता हूं। टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम हमें ऑर्डर ऑलरेडी एलओआई मिल चुका है और लेट्स से हम सिलेक्ट हो चुके हैं। हमारा जॉइंट वेंचर है टाटा के साथ, राइट। सो ऐसा 2 प्रोग्राम जो 15-20 साल तक चल सकता है, 30, 35, 40 हजार करोड़ का प्रोग्राम है, उसके लिए हमने बहुत कुछ प्रोटोटाइप वगैरह बना के हमारा प्लान सिलेक्ट हो चुका है, बराबर। वेपन सिस्टम यानी कि ऑल लॉन्चर हम ऑलरेडी बना रहे हैं हिंदुस्तान में, ये इंपोर्ट नहीं हो रहा। हम मिसाइल बना सकते हैं, हमारे पास पूरी कैपेसिटी है। हम भारत डायनेमिक के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सी पब्लिक सेक्टर के है, उसका अगर जोड़ान किया जाए प्राइवेट सेक्टर से तो दोनों की कैपेसिटी एक बढ़िया तरह से यूजफुल हो सकती है देश को। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा जी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में तो आपने बहुत कुछ करके रखा है। ऑल्सो अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस में 49% लाए हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी में बोल रहे हैं कि हम 49 से भी ऊपर जा सकते हैं, तो पहले आप ऐसा करो कि इनएफिशिएंट जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट कर दो, राइट। अगर वो प्राइवेट हो गया तो एफिशिएंट होएगा और कोई और बड़ी कंपनी है उसको इंटरेस्ट लगा तो जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे और एक ऐसा मिसाल खड़ा होगा कि डिफेंस का एक तरह से ऐसा चित्र खड़ा होगा कि डिफेंस इंडस्ट्री विल बिकम वेरी वेरी बिग। इंडिया का वन ऑफ द ड्राइवर हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जरूर 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 ड्राइवर। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि जो खराब पीएसयूज हैं डिफेंस सेक्टर के, उनको प्राइवेटाइज कर दो। ये सरकार क्या कहेगी कि प्राइवेटाइज नहीं, आप लोग दोनों मिल करके काम कर लो, इसलिए किसी तरीके से इनको बचा के रखना है और सरकार की ओनरशिप में रखना है। तो आप जो कह रहे हैं सरकार क्या करने वाली है आपके हिसाब से, ये बताइए कि वो आप लोगों के साथ पार्टनरशिप का प्रपोजल लेके आएगी या एक्चुअली प्राइवेटाइज करेगी? लास्ट गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप का प्रपोजल लाया था, उसने जुड़ान किया था लार्सन टुब्रो का और मेजगांव डॉक का, और इस तरह से दूसरा पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ बोला कि तुम साथ में काम करो। ऑर्डर सब पब्लिक सेक्टर को जाएगा, उधर से आपको भी सब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसको आज 3-4 साल हो गया। ऑपरेटिंग लेवल पर कोई भी काम किसी को देना नहीं चाहता, उसकी वजह से कोई भी कोऑपरेशन हो अपनी इच्छा से वो बन नहीं सकता, सक्सेसफुल नहीं सकता है। इससे अच्छा ये है कि अगर आप, मैंने जैसा बोला
फॉरेन प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49 ला जा रहे हो, तो हिंदुस्तान की कंपनी को क्यों नहीं कर रहे हो? सही है, सही। एफिशिएंट बन जाएगी, बाद में दोनों मर्ज भी हो सकती है। कोई किसी को पब्लिक सेक्टर जो अभी है वो प्राइवेट सेक्टर बन के छोटी कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर में उसको भी एक्वायर कर सकती है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि खाली प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को ले जा सकता है? बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर भी अगर एफिशिएंट बन जाए तो वो भी छोटी छोटी डिफेंस की कंपनी एक्वायर करके एक बड़ा जायंट कंपनी बना सकती है। थोड़ा सा आपके एलएनटी की बात करते हैं। 21 कंपनियां एक साथ हैं और इसको अनविल्डी कहते हैं लोग बहुत। आने वाले कहता हूं आने वाले दिनों में आपने एक प्लान बना रखा है जिस पर आप एक्ट करने वाले हैं, और एलएनटी मुझे लगता है कि वो वन ऑफ दी कंपनीज होंगी जिसको कि इस ग्रोथ स्टोरी में साथ साथ पार्टनरशिप करके चलना होगा। तो आप भी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, जो देश का इकोनॉमिक एजेंडा है उसमें पार्टनर बनने के लिए। तो एलएनटी के नाते फ्यूचर प्लान क्या है? प्लान के नाते, एक्सपांशन के नाते और फ्यूचर स्ट्रक्चर के नाते। ये जो आपने सवाल पूछा ना, बहुत लंबा जवाब है उसका, लेकिन जो हमारी 72 बिजनेस है, 21 तो कंपनी है उसमें लगा हुआ 72 बिजनेस है। कोई भी कंपनी ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 72 कंपनीज में एफिशिएंटली कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो ये देयरफॉर इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड, ओवर डाइवर्सिफाइड टू द एक्सटेंट कि मैं तो ये बोलूंगा कि डीफोकस हो गई। ओके, डीफोकस हो जाएगी। इसको हमें बराबर सीधा करना है। अगर वो करना है तो उसका स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? उसके ऊपर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट और लीडरशिप होनी चाहिए और थोड़ी बहुत बाहर से भी लानी पड़ेगी, हिंदुस्तान से बाहर से भी लानी पड़ेगी। तो वो स्ट्रक्चर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उसके लिए पहले हमें क्या कोर हमारा बिजनेस है, क्या नहीं है, वो जानना पड़ेगा। यानी कि वो 72-73 बिजनेस में से हमें ये देखना है कि कौन बहुत आगे बढ़ सकता है, बड़ा बन सकता है, कि जिसके वजह से कम बिजनेस में हम ग्लोबली बेंचमार्क बिजनेस बनाएं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाएं, और फिर भी कंपनी 15-20% तक बढ़ती रहे, और मैनेजमेंट में सिंप्लीफिकेशन आ जाए कि अगले जनरेशन, उसके बाद के जनरेशन हर एक अपना अपना प्रोग्रेस उसके अंदर बता सके। तो थोड़ी बहुत कंपनियां हमें बेचनी है। वो किस तरह की? वो तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की कंपनी। वो तो अभी हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी बजट है ये अगले साल का, वो खत्म होगा, बोर्ड का अप्रूवल मिलेगा 4 अप्रैल को। करीबन मिड अप्रैल में हम हमारा अगला 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान चालू कर रहे हैं काम। वो हर एक डिवीजन में एक एक टीम बनेगी और आउटसाइड कंसल्टेंट के साथ शायद हम काम चालू करेंगे, जिसका काम दिसंबर में बोर्ड में जाएगा कि ये हमारा अगला 5 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो अभी खत्म हो रहा है। लास्ट 5 ईयर प्लान अभी खत्म हो रहा है, तो नया प्लान चालू होगा। तो वो 1 अप्रैल 16 से चालू होगा और मार्च 21 को खत्म होगा। ये इतना इन्वॉल्व सब्जेक्ट है आपने जो पूछा वो, कि उसका बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत से ग्रुप में सोचना पड़ेगा, हर एक बिजनेस में सोचना पड़ेगा, और फिर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम ये कंपनी को बेचेंगे, ये कंपनी यानी कि ये बिजनेस को। ये बिजनेस मेरे को लग रहा है कि शायद आगे जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट उसका बहुत अलग तरीके का चाहिए। उसकी पर्सनल पॉलिसी हमारी ओल्ड इकोनॉमी की तरफ नहीं चाहिए, तो उसको स्पिन ऑफ करके आईपीओ करना पड़ेगा, राइट? 1, 2, 3 शायद बिजनेस ऐसा हो कि जिसको ऑटोनॉमी देके सब्सिडियरी बनानी पड़ेगी, और अमुक कोर बिजनेस है जो एलएनटी में रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसका एक सीधा आंसर नहीं है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इसमें भी लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, आपके शेयर होल्डर हम लोगों से पूछते रहते हैं कि आईपीओ कौन कौन से सेक्टर में आ सकता है। तो मैं समझता हूं कि डिफेंस उसमें से एक होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस को मैच्योरिटी बनने में टाइम लगेगा, 5-7 साल निकल जाएगा। अभी हमारा 1200 करोड़ का डिफेंस है। हम 7-8 हजार करोड़ की कंपनी नहीं बनाए, कोई भी आईपीओ करने से कुछ फायदा नहीं है। एलएनटी का एक नॉर्म है, एक स्टैंडर्ड है, और शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेशन है कि अगर एलएनटी एक कंपनी लाएगी तो ऐसी लाएगी कि जो वर्ल्ड क्लास होगी। एग्जैक्टली।
तो आने वाले दिनों में आपने जो कहा है कि अगले 1.5 से 2 साल में कुछ कंपनियां आएंगी लिस्टिंग के लिए, तो वो किन किन सेक्टर्स की हो सकती हैं? जो पब्लिक डोमेन में हमने बोल दिया है लास्ट ईयर, अभी भी कितनी दफा बोल चुका हूं कि आईटी हम जरूर आईपीओ बनाएंगे। हमारी इंजीनियरिंग सर्विस, जिसका हमारा जो ब्रांड है बहुत अच्छा है, उसको आईपीओ बनाएंगे। और ओल्ड इकोनॉमी जो है हमारा पोर्टफोलियो, उनमें से हम सोच रहे हैं कौन सी 1-2 और कंपनी को 17 में आईपीओ बनाएं। 16 तक में ये 2 बनेगी, 17 तक में शायद 1-2 और बनेगी। शायद वो टाइम तक में 4-5 छोटा छोटा बिजनेस बिक जाएगा। शायद 3-4 कंपनियां ऐसी आएगी कि जो एक सब्सिडरी बना के अपना खुद का एक ऑटोनॉमस स्टेटस बनाएगा। बिल्कुल। तो ये मैंने बोला उस तरह, ये तो बहुत लंबा काम है, 9 महीना का है, और जितना हो सके उतना शॉर्ट में मैंने आपको बोल दिया। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपने बहुत क्लैरिटी दे दी इसमें। एक सवाल और है, मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से आप इस पर काम करते आए हैं और आने वाले दिनों में फिर अब हम लोगों में डिस्कशन बढ़ने वाला है कि नायक साहब का सक्सेशन प्लान कैसा होगा। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज यही है आपके लिए कि आप खुद दूसरा एएम नायक कहां से ढूंढेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एएम नायक को ही ढूंढे रहो। आप इस तरह का स्ट्रक्चर करो, इस तरह का मैनेजमेंट फिलॉसफी लाइए, इस तरह का पूरा जो तैयार होना है कि आगे किस तरह जाना है। तो लीडरशिप अगर आप सिंप्लीफाई करोगे स्ट्रक्चर की, तो मल्टीपल लीडरशिप पता होगी। एक कॉम्प्लेक्स कंपनी जो है, जो हमारे लिए मैनेजमेंट के ऊपर टेंशन ला रही है, उसको हम कम करना चाहते हैं। और मैं आज लगभग 14-15 सीनियर आदमी को मेंटर कर रहा हूं लास्ट 3-4 साल से। 1-2 आदमी को तो 6 साल से मेंटर कर रहा हूं। उसमें से मुझे पूरी आशा है कि 2-3 ऐसे निकलेंगे जो डायरेक्टर लेवल पर आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात कही कि शायद नए स्ट्रक्चर में कुछ लोगों को हमको बाहर से भी, दुनिया में से भी लाना पड़े। तो ये जो आपका अगला आईटी कंपनी में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में आपकी जो टॉप लीडरशिप टीम होगी, वो जिनको आप मेंटर कर रहे हैं 15-17 लोगों को, वो और प्लस बाहर के कुछ नए लोग, 15-17 में से शायद 2-3 डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, निकलेंगे। लेकिन 4-5 इंडिपेंडेंट कंपनी चला सकते हैं, वैसा भी निकलेंगे। और शायद 3-4 हमको बाहर से लाना पड़े। और 1-2 लीडर इस तरह का लेट्स से मेंटर करके डेवलप करना होगा मुझे, और कर रहा हूं, कि जो फाइनली एएम नायक बन के उभरेगा। अच्छा, मुझे एक कभी कभी चिंता होती है, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी में रुचि लेता हूं, और वो ये है कि सितंबर 2017 में कह दिया गया कि नायक साहब 2 साल और रुकिए, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं 75 हो जाऊंगा। अभी इतनी मेरे पास ताकत भी नहीं है जितनी पहले थी, राइट। हमेशा सब लोग मुझे कहते थे आपके अंदर ये एनर्जी किधर से आती है। ये मोदी जी ने रूल बनाया है भारत सरकार के मंत्रियों के लिए कि 75 के बाद नहीं। प्राइवेट सेक्टर में कोई रूल थोड़ी हो सकता है। नहीं, हमारी कंपनी का रूल है ना। हर कंपनी का रूल होता है, हमारी कंपनी का 75 है। राइट। दैट टू स्पेशली खाली मेरे लिए बनाया था। मेरे पहले कोई 75 तक गया नहीं है। बिल्कुल। मैं वही, मुझे लगता है कि बोर्ड फिर कहेगा कि 2 साल और रुकिए, अपना रूल बदल देगा। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बोर्ड बोलेगा, और अगर बोर्ड बोलेगा तो आगे जाना है वो रास्ते पर कि नहीं, वो तो मेरे हाथ में है ना, वो आपको तय करना। और मैं आपने बोल दिया कि अभी बस बहुत हो गया। नहीं, आप आने वाले वर्षों में कई साल तक काम करते रहेंगे, इसीलिए एक सवाल और पूछना है कि इस काम के करने के अलावा, बिजनेस के अलावा, एक वो चीज या वो पैशन क्या है जिसमें आपको डिस्ट्रेस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप करते हैं, वो चीज आपको क्या पसंद है? मेरी पूरी डिस्ट्रेस करने के लिए एक ही चीज है, काम करो। और मैं टेंशन में आ जाता हूं काम नहीं है तो मेरा रिलैक्सेशन होता है और काम से कि जो मुझे अच्छा लगे, मुझे कुछ कोशिश करने की तक मिले कि मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट हमेशा एक रहता है, ये देश के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। लार्सन टुब्रो जो एक यूनिक कंपनी है, जिसका प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मुझे तक दी गई है, अभी मुझे एक तक मिली है, तो उसके अंदर हमें हमारे देश की कितनी आगे बढ़ोतरी करनी है, उसके ऊपर ही मेरा दिमाग चलता है। जैसा आपने कहा कि काम, और अगर वो दिमाग इस तरह चल रहा है तो मैं पूरा डिस्ट्रेस हो जाता हूं। बिल्कुल। तो एकदम, तो मेरे को टेंशन ही नहीं है। तो इंटरव्यू के शुरू में जब मैंने आपकी अमिताभ बच्चन से तुलना की तो गलत नहीं किया?
नहीं, वो तो आपको सोचने की बात है। मैं अमिताभ बच्चन को बहुत मानता हूं और मैं मानता हूं कि एक यूनिक पर्सनालिटी है। बिल्कुल। मैं यूनिक नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत है। नहीं, आप बहुत यूनिक हैं, आपसे लोग बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और आप इस इंडस्ट्री के बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि एक बताने वाली स्टोरी है पूरी दुनिया को, वो कहानी है। आपको आगे के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं और कई बरस तक आप ऐसे ही जीतोड़ मेहनत से काम करते रहें, यही हम चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। वेल, थैंक यू वेरी मच। અને अंत में मैं ये बोलूंगा कि CNBC आवाज की जो चैनल है वो बहुत पॉपुलर है। एक बाजू CNBC और दूसरे बाजू बहुत सी चैनल। तो आपके चैनल पर आके मुझे बातचीत करने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। सर, आपके इन शब्दों के लिए तो स्पेशल शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।